इस अमेंडमेंट बिल का जिन पर डायरेक्ट असर पड़ता है वो हम दरगाही लोग हैं, वो हम दरगाह वाले हैं, वो हम मस्जिद वाले हैं, वो हम मदरसे वाले हैं, और वो हम लोग हैं जो कब्रिस्तान की देखरेख और उनकी केयर टेक करते हैं इस वक्फ के एक्ट और इसकी इंटेंट के तहत। तो अभी तक दरगाहों से कोई बंदा जो है अभी तक फ़िलहाल सामने नहीं आया था, तो अपने सब लोगों से मिलकर तकरीबन 70,000 खानकाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर, तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड और मुसलमानों की केयर में अगर आप मिलाएं उसका डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है हमारे पास। 1.5 लाख कब्रिस्तान मौजूद हैं और इन सब के वजूद को ख़तरा है इस वक्त, जिसकी वजह से मैं एज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर उनके मशवरे से और उनके साथ मिलकर तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीनों और उनके गद्दी नशीनों के साथ मिलकर मैंने ये रिप्रेजेंट किया और PIL मैंने पेश कर दिया। इसमें मैं एक फ़िगर आपके सामने रख दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जो मैंने PIL दर्ज किया है, ये सिर्फ़ एक पिटीशन नहीं है। पिटीशन तो कोई भी ज़मीनी मसला बन जाता है, बल्कि ये 3,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड हमारे सामने एक फ़िगर मौजूद है, 3,000 से ज़्यादा दीनी इदारों का मुकदमा है, ये उनकी आवाज़ है। एक फ़िगर जो मेरे सामने आई है कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ अपने बड़ों से मशवरा करने के बाद और कुछ लोग जो इससे असर अंदाज हो रहे हैं उनसे बात करने के बाद, वो ये है कि इस एक्ट से खुले खुले 1200 मस्जिदें, 330 मदरसे, 80 खानकाहें, 55 दरगाहें और तकरीबन 1800 से कुछ ज़्यादा कब्रिस्तान डायरेक्टली इससे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये तो वो जो चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड्स में अलग अलग हिंदुस्तान की जगहों पर दर्ज हैं, और जो दर्ज नहीं हैं तो इस अमेंडमेंट का कोई ना कोई क्लॉज ऐसा है जो इन जगहों को, दरगाहों को वगैरह को जो है वो एंक्रोचमेंट साबित करके उनको सिरे से उनके वजूद को मिटाने वाला है। जो लीगल ग्राउंड्स हैं मैं जल्दी उनमें से पास ऑन कर रहा हूं। लीगल ग्राउंड्स जो हमने अपने PIL के अंदर लिए हैं, अगरचे कल हमारी कोर्ट में सुनवाई है, मगर विद इन द बाउंड्स ऑफ लीगैलिटीज़, कानून की हद में रहते हुए जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और ये शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माध्यम से ये आम लोगों तक पहुंच जाए कि हमने ये PIL कुछ बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल और इस्लामी शरीयत के नुक्तों और नुकात को मद्देनज़र रखकर हमने इसको फाइल किया है। पॉइंट नंबर 1, इसमें आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करके हमारे जो ख़ास दीनी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनमें गैर ज़रूरी जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी उनमें दखल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 30 का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो गया। आर्टिकल 30 ने जो इन इदारों को, वक्फ के इदारों को जो हिफाजत दी थी, जो प्रोटेक्शन दिया था, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और वक्फ बोर्ड का एक्चुअल अधिकार वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है। उसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आगे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सेक्शन नंबर 107 का रिपील कर देना। अब अगर किसी ने 12 साल से किसी जगह पर, वक्फ की जगह पर कब्ज़ा कर रखा है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वो जगह उसकी हो जाएगी, वो जगह का मालिक बन जाएगा। और ये इंटेंट ऑफ वक्फ, यानी जो उसके वक्फ करने के पीछे जो एंडाउमेंट, जो एग्जैक्ट कानूनी लफ्ज़ है, ये उसकी नीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ मामला है। एंडाउमेंट एक अमानत है, मैं उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे। एंडाउमेंट एक अमानत है और अमेंडमेंट उस अमानत में ख़यानत है, यानी उसको ख़त्म करना है। अब इसके अंदर एक मामला और भी है कि पहले बोर्ड के अंदर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, मगर अब क्या हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय
इसके अंदर नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन के हिसाब से जो है इसके अंदर लोग तैनात किए जाएंगे। पांचवा जो पॉइंट है, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं इसको, जुडिशियल रिव्यू का कोई रास्ता नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कोई इफेक्टिव अपीलेट मैकेनिज्म यहाँ पर मौजूद नहीं है इस अमेंडमेंट के अंदर। लोग कह सकते हैं कि आप जा सकते हो, आपका कभी भी कानून का रास्ता बंद नहीं किया गया है, मगर मसला ये है कि जो रास्ता खुला रखा गया है उस रास्ते को, ऐसा रास्ता खुला रखा गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं, आइए मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दरगाहों को, मस्जिदों, मदरसों को, खानकाहों को, और उसके बाद जो हमारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे और पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का और इसके ख़िलाफ़ इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चंद क्लॉजेज़ हैं जिनके ऊपर हमने नज़र की, जो ख़ास तौर पर हम मुसलमानों और ख़ास तौर पर जो दरगाह, मस्जिद, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों की खानकाह, इनसे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी के लिए एक नर्म लेकिन तेज़ चोट करने वाला ये अमेंडमेंट आ रहा है, और बल्कि वो कानून में बदल चुका है। उसके सिलसिले में 13 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मैंने दर्ज की है। बहुत सारे PILs दर्ज हुई हैं, जिस तरह आप जानते हैं। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुबह में उसकी हेयरिंग है। हमारे फ़र्क ये है, हमारी PIL दूसरी PILs में, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं सर कि, और मैं मोहतरमा जो यहाँ मौजूद हैं, कि अभी तक जितनी PILs दाखिल की गई हैं वो ज़्यादातर उसमें मैक्सिमम जो है कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल से लिया गया है या कोई दूसरा जो भी इंटरेस्ट जिसका हो। और 900 साल से हमारी फैमिली हिस्ट्री, हम हज़रत मोहम्मद साहब के वंशज हैं और मैं उनकी 46वीं पीढ़ी में हूँ। हज़रत इमाम हुसैन, जिनका आपने नाम सुना होगा, करबला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी औलाद में हूँ मैं। और हमारी दरगाह और खानकाह ज़िला एटा UP में एक कस्बा है जिसका नाम है मारहरा, वहाँ पे वाक़े है। इसके साथ साथ मैं मजलिस शरई ट्रस्ट मुंबई रजिस्टर्ड, उसका मैं चीफ़ ट्रस्टी भी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ।